प्रणाम दोस्तों, शुभ प्रभात। भाइयों, आज हम एकता के ऊपर बात करेंगे। एकता ही अखंडता प्रदान करती है। भाइयों, आप लोग सभी लोग जानते हैं इस समय हमारे देश में जिस तरह से युद्ध का साया मरड़ा रहा है, उसको देखते हुए हमारे लिए एक होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि इस टाइम चाइना जिस तरह से हमें परेशान कर रहा है हिंद महासागर में, वो सारी चीज़ें जानते हैं। युद्ध जैसा माहौल बना हुआ है। ऐसे में हमारे ही अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो अखंडता को, एकता को बिखेर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गले में तख्ती बांध के घूमते हैं, जिसके पार्टी का आगे सी लगता है। वो लोग कहते हैं सेनाओं को डाउन डाउन डाउन, हम चाइना के सपोर्ट में हैं, हम चाइना के साथ में हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों को चिन्हित कर लो। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने, कुछ ऐसे राजनेता हैं जिनके दो दो जगहों पे नागरिकता मिली हुई है। वो ये देश से क्या प्यार करेंगे, जिनको इतना भी अकल नहीं है कि पेट्रोलिंग पे जो सैनिक जाता है क्या वो निहत्थे जाएंगे। और सवाल करते हैं कि पेट्रोलिंग पे गए हुए सैनिकों के पास हथियार क्यों नहीं थे। 2006 में जो संधि की गई थी, वो छोटी मोटी बातों को लेकर के लड़ना नहीं था, हथियार नहीं चलाने थे। लेकिन प्रश्न कैसे कैसे अजीब प्रश्न करते हैं दोस्तों। मेरा कहने का मतलब है कि इस टाइम पूरे देश को एक होने की ज़रूरत है। एकता में शक्ति होती है, और अगर अपना कोई भाई फूट जाता है तो देश कमज़ोर हो जाता है। अभी हम सबको एक लेकर चलें, लेकिन मूर्खतापूर्ण बातें लोग ना करें। आप समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किधर है। और वो कभी भी आपके देश को पिछले काफ़ी सालों में इस लायक नहीं बना सके कि हमारी सेना पेट्रोलिंग कर सके, जा सके। ना कोई रास्ते बनाए, ना कोई साधन वहाँ इकट्ठे किए। चाइना बार बार हमारे पीछे पड़ा रहा। खैर, अब उन बातों को लेके लकीर पे पत्थर मारने का कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों, अभी हमें एक होने की ज़रूरत है। मैं उन नेताओं से भी विनम्र निवेदन करना चाहता हूं जो तख्ती डाल के कहते हैं हम चाइना के सपोर्ट में हैं, जो कहते हैं पेट्रोलिंग के पास हथियार क्यों नहीं थे। ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें ना करें लोग। दोस्तों, आज हम मोदी जी के साथ हैं, सारा भारत साथ है। मैं आह्वान करता हूं कि हम सारे लोग साथ हैं। हम साथ रहेंगे तो चाइना क्या, चाइना जैसे 4 कंट्रियाँ भी कुछ नहीं उखाड़ सकती। चाहे पाकिस्तान भी, नेपाल भी उनका साथ दे दे, चाइना कुछ नहीं उखाड़ सकता। और हमारे मोदी जी ने निर्णय ले लिया है, 2 टूक शब्दों में समझा दिया है, आर या पार होगा। अब कोई बातचीत, जो बातचीत के जरिए निपटाना है निपटा लो, अन्यथा हमें डर नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे में उनका साहस और शक्ति दिखाने की ज़रूरत है, और तभी हमारा देश अखंड रहेगा। जितना जो भी रह गया, पहले भी मूर्खता, बस हमारा देश जो अखंड भारत था वो छिन गया। अब वो मूर्खता ना दिखाएं, नहीं तो दोस्तों एक एक करके बहुत परेशानियां होंगी। आप देखिए कि अलेक्जेंडर से मुकाबला किसने किया? एक गरीब ब्राह्मण ने, जिसका नाम चाणक्य था। चाणक्य के बेटे का नाम विष्णुदत्त था। विष्णुदत्त ने जो करके दिखाया, अब आपको वो करने की ज़रूरत है। सारे जितने छोटे छोटे राजा थे आपस में लड़ते थे और इसका फ़ायदा दूसरे लोग उठाते थे, लेकिन जब उनको एक कर दिया तो उनको भाग जाना पड़ा। ऐसे दोस्तों, अंग्रेज़ों को भगाने के लिए हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने सेना तैयार की थी। एक से अनेक लोग तैयार कर देते, हर मोड़ पे उनको ठोकर देते थे, तभी गए हैं। ऐसे ये मौका है। अब मैं आपको बताता हूँ, छोटी छोटी कहानियाँ सुनाता हूँ कि एकता के फ़ायदे क्या होते हैं। दोस्तों, आप बचपन में आपने पढ़ा होगा, एक जंगल में एक शिकारी जा रहा था, तो एक पेड़ के नीचे देखा तो ऊपर ढेर सारे कबूतर बैठे हुए थे। तो उसने बोला, यहाँ तो ढेर सारा शिकार है, क्यों ना यही शिकार कर लें। उसने जाल बिछाया और दाना डाल दिया। एक एक करके वो कबूतर उसमें आकर के दाना चुगने लगे।
और वो हंसने लगा कि आज तो ढेर सारा शिकार इकट्ठे मिल गया। अब जब वो दाना चुग चुके तो जब उड़ने की बारी आई तो देखें उनके पैरों में जाल फंसा हुआ है। फिर उनमें से एक बुद्धिमान कबूतर था, उसने बोला, बुद्धिमानी से काम किया, उसने बोला कि देखो मैं 1 2 3 बोलूँगा तो हम सबको एक साथ उड़ना होगा और हम ये जाल ही लेकर क्यों ना उड़ जाएं, और नहीं तो सारे मारे जाएंगे। उसकी बुद्धिमत्ता को सारे लोगों ने माना और क्या हुआ, जैसे वो हंसने लगा शिकारी, वैसे इन्होंने 1 2 3 बोला और जाल ही लेकर उड़ गए। और फिर वो देखता रह गया, माथा पीटता रह गया, और लास्ट में जा कर के वो जहाँ उतरे उसका एक चूहा एक मित्र था, उसने आकर के वो जाल काट दिया और सारे मुक्त हो गए। एकता में इतनी ताकत है और बुद्धिमत्ता में। एक और कहानी सुनाना चाहता हूँ दोस्तों। एक किसान था, उसके 4 बेटे थे और चारों बहुत बलवान थे और सब कुछ थे, लेकिन उसको डर रहता था कि ये बेटे हमारे इतने बुद्धिमान नहीं हैं कि इनमें एकता रह पाएगी, चिंता में रहता था। एक दिन उसने कहा चलो परीक्षा ले ही लेते हैं। उसने एक 5-7 लकड़ियों का 10 लकड़ियों का एक गट्ठर बनाया और अपने बेटों को बुलाया और वो सारे आ गए। बोले बेटा आज हम एक आपके कौशल का, आपके बुद्धिमत्ता का परिचय लेना चाहता हूँ। बोले पिताजी बताइए, मैं ये कर देता हूँ। उसने बोला ये लकड़ी तोड़ो। अब वो बड़े बेटे, एक बेटे ने उठाया और पूरी लकड़ी तोड़ने लगा, नहीं टूटा। दूसरा बहुत हट्ठा कट्टा था, बोला मैं तोड़ के दिखाता हूँ। उसने इस तरह से चारों ने ताकत आजमा ली और लकड़ी नहीं टूटी। फिर पिताजी उठे और उन्होंने गट्ठर को अलग कर दिया, एक एक करके लकड़ियाँ बिखेर दी और बोले अब तोड़ो, और बड़े आसानी से तोड़ दिया। ये क्या हुआ, जब आप एक रहेंगे तो आपको हिला नहीं सकता, और अगर अनेक हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, देश की संप्रभुता पे आँच नहीं आनी चाहिए। अगर आप यहाँ से चाइना को सपोर्ट करेंगे, चाइना को सुराग देंगे तो गलत होगा। दोस्तों एक और परिचय देना चाहता हूँ। बादशाह और बीरबल का नाम सुना होगा। एक टाइम था जब बीरबल उस टाइम नहीं हुआ करते थे। बादशाह जंगल में शिकार करने गए तो सारे जंगल में घूमते रहे, शिकार नहीं मिला। तो जो ले गया था कि उस जंगल में बहुत शिकार है, उसको डांटने लगा बादशाह कि तुमने हमारा समय बेकार किया है, चलिए मैं तुम्हें बाद में देखूंगा, अभी हम आगरा चलते हैं, वहीं बात करते हैं। जब वो जाने लगे तो आगे रास्ता भटक गए तो अब 4-4 रास्ते किधर से जाएं आगरा, परेशान हो गए। इतने में एक लड़का दिखा। बादशाह ने पूछा बेटा ये आगरा को कौन सा रास्ता जाता है, हमें आगरा जाना है, आप बताइए। उसने बोला श्रीमान ये रास्ता तो नहीं जाता, रास्ता कहीं नहीं जाता, रास्ते पे चलना पड़ता है। बादशाह बहुत हंसे और बोले हाँ सही, बुद्धिमानी का बात किया है आपने। अब मुझे बताइए, मुझे आगरा जाना है, किस रास्ते से जाएं? फिर उसने बताया कि इस रास्ते से जा सकते हैं। राजा बहुत खुश हुए, बादशाह बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी एक अंगूठी उसको निकाल के दी कि तुम बड़े बुद्धिमान हो और मजाकिया टाइप के इंसान हमें पसंद हैं, आप आइए हम आपको राजमहल में अपना मंत्री बना लूँगा, लेकिन ये अंगूठी अपने साथ लाइएगा, जब भी कभी आएँ ज़रूरत समझें तो आइए, इसी से हम आपको पहचान पाएंगे। राजा चले गए। बाद में एक दिन, कुछ दिनों बाद उसको याद आया, शहर की तरफ जा रहा था तो उसने बोला चलो आज बादशाह के पास चलते हैं। बादशाह के दरबार में वहाँ गया तो गेट पे रोका उन्होंने, बोले ठहरो। जा कर के बादशाह से पूछा, एक लड़का आया है महेश दास, उसका नाम था महेश दास। तो बोले ठीक है अंदर आने दो। अंदर आया, उसने बोला मेरा नाम महेश दास है। बोले हाँ नाम तो सुना हुआ है लेकिन याद नहीं आ रहा है। फिर उसने अंगूठी दिखाई, बोले हाँ 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 वही महेश दास, बैठिए बैठिए, बिठाया। बोला हमारे मंत्री आपसे कुछ प्रश्न करेंगे, उसका जवाब देना होगा, अगर सही जवाब रहा तो मैं आपको अपना मंत्री बना लूँगा। बोले ठीक है। एक ने प्रश्न किया कि 2 ऐसे कौन से पड़ोसी हैं जो एक दूसरे को देख नहीं सकते? उसने बोला आँखें दोनों साथ साथ हैं लेकिन एक दूसरे को देख नहीं सकती। फिर उसका दूसरे का प्रश्न था कि हम सबको किससे डर लगता है?
बोला मौत से। फिर तीसरा प्रश्न था, एक लकीर खींच दी, बोले इसको छोटा करके दिखाओ। उसने चाक उठाया और बड़ी लकीर खींच दी, बोले देखो ये अपने आप में छोटी हो गई। तो ऐसे बुद्धिमत्ता भरी बातें जब उसने किया तो राजा ने कहा कि अब मैं स्वयं प्रश्न करना चाहूँगा। बोले बोलिए महाराज। उसने कहा कि जो है हम बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों के साथ रहते हैं, लेकिन एक मूर्ख बंदा ढूंढ के लाइए। तो उसने कहा ठीक है महाराज। बोले 1 महीने का समय देता हूँ। बोले नहीं महाराज, इसमें तो बहुत कम समय लगेगा, हमें 1 महीने का समय भी नहीं चाहिए। बीर वो जो है महेश दास चल पड़े घोड़े से। आगे जाके देखते हैं एक बंदा घोड़े पे जा रहा है और एक लक्कड़ का बोझ अपने सर पे रखा हुआ है। तो उसने पूछा भाई ये लक्कड़ का बोझ सर पे क्यों रखा हुआ है, इसको काठी पे रख लो। बोले नहीं 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 नहीं, मेरा घोड़ा जो है इतना बलिष्ठ नहीं है कि इस बोझ लकड़ी का बोझ उठा सके, इसलिए मैंने इसको सर पे रखा हुआ है और हम ये बोझा उठाए हुए हैं जिससे ये हमारा घोड़ा हमें गंतव्य स्थान तक पहुंचा देगा। बीरबल उसने महेश दास ने समझ लिया कि इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। उन्होंने बोला ठीक है, आप जो है हमारे साथ चलिए, मैं आपको एक तगड़ा घोड़ा दिलाऊंगा। वो उस खुशी में उसके साथ चल पड़ा। आगे जाके देखता है तो एक इंसान ज़मीन पे लेटा हुआ था, दोनों हाथ ऊपर करके। तो महेश दास उतर के गए, बोले भाई तुम्हें चोट लग गई है, आइए मैं आपको उठा देता हूँ, आप उठ नहीं पा रहे हैं। बोले नहीं नहीं, मेरा हाथ नहीं छूना। बोले क्यों? बोले मेरी बीवी ने कहा है कि इस साइज़ का घड़ा लेके आना। अब मैं वो साइज़ ले करके अगर हाथ हमारा छू लेंगे तो साइज़ छोटा बड़ा मुझे अंदाज़ा नहीं रहेगा, इसलिए मुझे इस अंदाजे के लिए हाथ फैलाया हुआ है और वो ऐसे लेटा हुआ था। खैर उन्होंने बोला ये तो भी और बड़ा मूर्ख है। तो वो जब जाकर के बादशाह ने उनके बादशाह के सामने उस मूर्ख को पेश किया तो बादशाह बहुत खुश हुआ और उसको उस दिन से उनका नाम बीरबल पड़ा। बीरबल और बादशाह की बहुत सारी कहानियां हैं दोस्तों। तो मूर्खों का जो उदाहरण दिया है, हमारे भारत देश में काफ़ी मूर्ख हैं, उनको चिन्हित करो, मूर्खता से दूर रहो, नहीं तो ये देश हाथ से जा सकता है, ये देश की अखंडता छिन सकती है। देश की अखंडता छिनने न पाए, पूरा भारत देश एक हो जाए। अभी हमारे मोदी जी जो आह्वान करते हैं कि चीनी सामानों का बहिष्कार करेंगे, तो पूर्ण रूप से बहिष्कार कीजिए दोस्तों। और मैं आपको और कई उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन इशारा काफ़ी है आप लोगों के लिए। आप बहुत बुद्धिमान हैं, मैं तो बहुत छोटा सा इंसान हूं। दोस्तों जंगल में हाथी देखे होंगे, एक हाथी का शिकार एक शेर नहीं कर सकता, लेकिन अगर 10 शेर आते हैं तो उतने बड़े हाथी का भी शिकार वो कर लेते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि एकजुट रहिए। भेड़ जितने भी भैंसों का झुंड होता है और शेर देखता है, लेकिन झुंड में घुसने की हिम्मत नहीं होती, वो देखता रहता है कि कौन सा भैंसा पीछे आ जाए या बच्चा हो साइड में हो जाए, हम उसको मार जाएं। तो ऐसे वो शिकार कर लेता है। दोस्तों हमें एकता दिखानी है, एक रहना है, अखंड भारत रखना है। तो आप चीनी सामानों का बहिष्कार करें और लालच बिल्कुल न करें, अपने भारत देश में सब कुछ पैदा करें और एक्सपोर्ट की सोचें। मैंने 2 कस्टमर ढूंढ लिए हैं एक्सपोर्ट के लिए, अमेरिका और अभी दुबई के लिए हमारी बात चल रही है। और मैं सारा सामान मैक्सिमम अपने देश में बेचूंगा और जो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो मैं विदेश में भी एक्सपोर्ट करूंगा, एक्सपोर्ट करके दिखाऊंगा। ये मेरा वचन है आप लोगों को, और आप लोग भी ऐसा ही संकल्प लें। सो दोस्तों, थोड़ा बोलना ज़्यादा समझना, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बट भारत देश को बचाने के लिए ये इतना बड़ा राष्ट्र है, इससे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। दोस्तों हमारे सैनिकों ने अभी जो 15 तारीख को घटना हुई थी, कल घटना का असली रूप सामने आया कि हमारे सैनिकों ने, हमारे 50 सैनिक थे और उनके 350 सैनिक पहले से इकट्ठा होकर के घात लगा के बैठे हुए थे। और जब हमारे सैनिकों पे हमला किया, संतोष बाबू को उन्होंने मार दिया, तो गुस्सा के हमारे सैनिकों ने गुस्से में और उनके ऊपर हमला किया, उनका टेंट उखाड़ दिया, टेंट जला दिया और 15 लोगों के गर्दनें तोड़ दी, कई लोगों की रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी और 45 से 50 लोगों को मारा और उनके कर्नल को अरेस्ट किया, 2 उप कर्नल को अरेस्ट किया और 10-12 लोगों को अरेस्ट किया हुआ था। हमारे लोगों को भी उन्होंने अरेस्ट किया था। फिर बातचीत करके दोनों तरफ के लोगों को छोड़ा गया। तो दोस्तों हमारे सेनाओं ने उनको मज़ा चखा दिया, जैसे पूरे बटुले में एक चावल को देखा जाता है पक गया कि नहीं,
उन्होंने चख लिया, चाइना ने चख लिया कि भारत से टकराने का क्या नतीजा हो सकता है। और हमारे सैनिकों ने दिखा दिया है और हमारा देश सबल है, हर तरह से सबल है। इस चाइना को चीनी बना करके घोल के पी जाएगा हमारा देश। दोस्तों, भारत की अखंडता जिंदाबाद। जय श्री राम।